सीन 3 की बिगनिंग एक नॉर्मल नाइट से बिल्कुल अलग है। थंडर, लाइटनिंग, वायलेंट विंड्स, नेचर इटसेल्फ सीम्स डिस्टर्ब्ड। सिसरो कास्का से पूछता है, वाई आर यू ब्रेथलेस एंड वाई स्टेर यू सो? मतलब कास्का इतना फ्राइटेंड क्यों है? और कास्का जो साइंस डिस्क्राइब करता है वो और भी स्ट्रेंज है। एक स्लेव का हाथ फायर से जल रहा है, लेकिन फिर भी उससे कोई इंजरी नहीं हुई। कैपिटल के पास एक लायन घूम रहा है, और स्काई में ऐसे साइंस अपीयर हो रहे हैं जैसे नेचर खुद वार्निंग दे रही हो। शेक्सपियर यहाँ स्टॉर्म को सिर्फ वेदर नहीं बनाता, ये स्टॉर्म रोम की राजनीतिक कंडीशन का सिंबल है। बाहर नेचर डिस्टर्ब्ड है, और अंदर रोम भी राजनीतिक केओस की तरफ जा रहा है। यही है इमेजरी और सिंबोलिज्म का पावरफुल यूज है। अब कास्का एक के बाद एक सुपरनैचुरल इंसिडेंट को डिस्क्राइब करता है, और सिर्फ एनिमल्स ही स्ट्रेंज बिहेव नहीं कर रहे हैं, घोस्ट दिख रहे हैं, बर्ड्स अनयूजुअल बिहेवियर कर रहे हैं, और मिड डे में भी मार्केट प्लेस पर स्ट्रेंज साउंड्स और साइंस अपीयर हो रहे हैं। कास्का के लिए यह सब एक क्लियर वार्निंग है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वार्निंग किस चीज की? शेक्सपियर इनडायरेक्टली इंडिकेट कर रहा है कि रोम में कुछ मेजर कर राजनीतिक इवेंट होने वाला है। यह है फोरशैडोइंग। नेचर और सुपरनैचुरल वर्ल्ड फ्यूचर डेंजर का सिग्नल दे रहे हैं। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि ओमेंस का सिग्निफिकेंस क्या है, तो सिर्फ बैड थिंग्स विल हैपन मत लिखना। लिखो, दीज ओमेंस फोरशैडो राजनीतिक वायलेंस, सीजर्स असैसिनेशन एंड द डिसऑर्डर दैट विल फॉलो। यहां एक वेरी इंपॉर्टेंट शिफ्ट होता है। कास्का सुपरनेचुरल साइंस से जेन्युइनली फ्राइटेंड है, बट कैसियस उन्हीं साइंस को कंप्लीटली डिफरेंट वे में इंटरप्रेट करता है। ही टेल्स कास्का, यू आर डल कास्का, मतलब तुम समझ नहीं रहे हो कि एक्चुअली क्या हो रहा है। कैसियस के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम स्काई में नहीं है, प्रॉब्लम रोमन्स के अंदर है। ही सेज दीज स्ट्रेंज इवेंट्स आर हैपनिंग बिकॉज रोम इटसेल्फ हैज बिकम वीक। और यहाँ कैसियस का कैरेक्टर क्लियरली रिवील होता है। कास्का साइंस को फियर के थ्रू देखता है, कैसियस साइंस को अपॉर्चुनिटी के थ्रू देखता है। दिस कॉन्ट्रास्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। शेक्सपियर shows us that the same event can be interpreted differently depending upon a person's intention. कैशियस ऑलरेडी वांट्स सीजर रिमूव्ड, इसलिए वो सुपरनैचुरल इवेंट्स को अपने राजनीतिक पर्पस के लिए यूज करता है। दैट इज मैनिपुलेशन। अब कास्का फाइनली अंडरस्टैंड करता है कि कैसियस एक्चुअली किसकी बात कर रहा है। ही आस्क्स, इज सीजर दैट यू मीन? कैसियस का आंसर इनडायरेक्टली क्लियर है, यस सीजर। Cassius argues that Romans once had strong ancestors, independent spirits, और freedom. लेकिन अब सिचुएशन रिवर्स हो गई है। The descendants of powerful Romans have become weak, while Caesar is becoming extremely powerful. यहाँ एक पावरफुल कॉन्ट्रास्ट है, पास्ट रोम वर्सेस प्रेजेंट रोम, फ्री रोमन्स वर्सेस सीजर्स ग्रोइंग अथॉरिटी। कैसियस का हिडन मैसेज सिंपल है, हमारे एंसेस्टर्स ने फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया था, तो हम सीजर को अपना मास्टर क्यों बनने दें? ये सिर्फ राजनीतिक आर्ग्यूमेंट नहीं है। Cassius is psychologically preparing Casca for rebellion. अब कैसियस अपना आर्ग्यूमेंट और एग्रेसिव बना देता है। He says Caesar should not become a tyrant. और फिर एक वेरी पावरफुल मेटाफर यूज करता है, Romans are behaving like sheep, while Caesar is like a wolf. Think about it. Sheep are passive. They follow. They don't resist. Wolf, on the other hand, represents power and domination. Cassius basically कह रहा है, Romans इतने वीक क्यों हो गए हैं कि एक सिंगल मैन उन्हें कंट्रोल कर सके? Then comes the image of the dagger. Cassius imagines that even the strongest worldly power can be challenged. यहाँ dagger सिर्फ weapon नहीं है, it becomes a symbol of resistance. But remember, Cassius is also manipulating Casca. He is converting Casca's fear into anger. Fear gives anger gives rebellion. This psychological transformation is the heart of this conversation. अब कैसियस की परसुएशन सक्सेसफुल हो जाती है। कास्का जो स्टार्टिंग में सुपरनेचुरल साइंस से फ्राइटेंड था, अब कैसियस के राजनीतिक आर्ग्यूमेंट से इन्फ्लुएंस हो चुका है। He says he will stand with Cassius. ये मोमेंट इंपॉर्टेंट है बिकॉज कास्का अब सिर्फ ऑब्जर्वर नहीं रहा, he becomes a participant. Cassius then reveals something even bigger. He says that several noble-minded Romans are already ready to undertake this dangerous enterprise. So conspiracy already exist करती है, और यहाँ Pompey's Porch का रेफरेंस आता है. That location becomes associated with the secret movement against Caesar. Notice the progression. Strange signs create fear.
Cassius gives those signs a Rajnitic meaning. That meaning creates anger. Anger creates rebellion. And rebellion becomes conspiracy. Shakespeare is showing us how Rajnitic movements can be psychologically constructed. अब सीन में सिन्हा एंटर करता है. कैसियस इमीडिएटली उससे सीक्रेट इंस्ट्रक्शंस देता है. He gives Cinna papers letters which have been designed to influence Brutus. यहाँ कैसियस की इंटेलिजेंस और मैनिपुलेशन दोनों विजिबल हैं. He doesn't simply ask Brutus to join the conspiracy. Instead, he plans to make Brutus believe that Rome itself wants him to act. This is very clever Rajnitic psychology. Cassius understands that Brutus has a strong sense of honor. So instead of appealing to Brutus' personal ambition, he plans to appeal to his duty towards Rome. Cinna को different papers deliver करने हैं. और important names भी mention होते हैं. Decius Brutus, Trebonius and others. This tells us that the conspiracy is becoming organized. It is no longer just Cassius and Casca talking. A complete network is forming. अब Cassius conspiracy का सबसे important piece reveal करता है Brutus. Cassius says that Brutus has a special place in people's hearts. और यही Brutus की greatest value है. Why? Because Brutus is respected. अगर ordinary conspirators Caesar के against खड़े होंगे, people may call them traitors. But if Brutus joins them, the conspiracy can appear honorable. Cassius uses the metaphor of alchemy. Brutus' presence can transform something questionable into something that appears virtuous. यानी कैसियस को पता है कि perception matters. ब्रूटस का नाम कॉन्स्पिरेसी को लेजिटिमेसी दे सकता है. And notice the imagery of midnight and darkness. Night is not just the setting. It also reflects secrecy, hidden intentions, and moral uncertainty. The conspirators are literally working in darkness. अब कैशियस कॉन्स्पिरेसी का सबसे इंपॉर्टेंट पीस रिवील करता है ब्रूटस. कैसियस सेज दैट ब्रूटस हैज अ स्पेशल प्लेस इन पीपल्स हार्ट्स. और यही ब्रूटस की ग्रेटेस्ट वैल्यू है. वाई? बिकॉज ब्रूटस इज रिस्पेक्टेड. अगर ऑर्डिनरी कॉन्स्पिरेटर्स सीजर के अगेंस्ट खड़े होंगे, people may call them traitors. But if Brutus joins them, the conspiracy can appear honorable. Cassius uses the metaphor of alchemy. Brutus' presence can transform something questionable into something that appears virtuous. यानी कैसियस को पता है कि perception matters. ब्रूटस का नाम कॉन्स्पिरेसी को लेजिटिमेसी दे सकता है. And notice the imagery of midnight and darkness. Night is not just the setting. It also reflects secrecy, hidden intentions, and moral uncertainty. The conspirators are literally working in darkness. Cinna returns, and Cassius immediately moves the conspiracy forward. They discuss the other conspirators and the people who still need to be contacted. Then Cassius gives Cinna a paper. This paper is extremely important. It has to reach Brutus. Remember, Cassius is not simply sharing information. He is constructing an argument for Brutus. He wants Brutus to feel that the Roman people are silently asking him to act. This is manipulation through written communication. And notice how efficiently Cassius works. He has already identified the target. He has identified the people involved. He has arranged communication. And now he is moving the pieces into position. The conspiracy is becoming a carefully planned operation. Scene का ending extremely powerful है. सिना जा चुका है. कैसियस और कास्का अब ब्रूटस को रिक्रूट करने के प्लान के साथ मूव कर रहे हैं. कैसियस के वर्ड्स में कॉन्फिडेंस है, बट ऑडियंस ऑलरेडी नोज कि ये नाइट ऑर्डिनरी नहीं है. ही डिस्क्राइब्स द नाइट एज ब्लडी, फायरी एंड टेरेबल. और यहाँ शेक्सपियर एक लार्जर सिंबल क्रिएट करता है. स्टार्टिंग में स्टॉर्म था, थंडर था, लाइटनिंग थी, स्ट्रेंज सुपरनेचुरल साइंस दी, और अब कॉन्स्पिरेसी भी अपने पीक पर पहुंच रही है. So remember this connection. Storm outside equals chaos, chaos I in Rome. The natural world reflects the Rajnitic world. This is pathetic fallacy. At the same time, the night becomes a motif of secrecy and hidden intentions. And the omens become foreshadowing. Most importantly, Cassius has successfully transformed Casca from a frightened observer into an active conspirator. But there is still one major piece missing, Brutus. And that is exactly where Shakespeare takes us next. तो एक्ट 1 सीन 3 को सिर्फ एक स्टॉर्मी नाइट समझकर मत जाना. दिस सीन इज एक्चुअली द ब्लूप्रिंट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी. Cassius manipulates Casca. The conspirators organize themselves. Brutus becomes the key target. And nature itself seems to warn us that Rome is heading towards Rajnitic violence.
अगर आप इस सीन को थीम, सिंबॉलिज्म, इमेजरी, मोटिव्स और कैरेक्टराइजेशन के थ्रू डिकोड करते हो तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी मच ईजियर हो जाते हैं. दैट इज हाउ यू स्टडी शेक्सपियर, नॉट बाय मेमोराइजिंग द सीन but by decoding what Shakespeare is actually doing. Thank you so much for your love and support. We heard your request for Act 1, Scene 3 in Hindi, and we've completed it for you. Keep supporting ICSE Decoded.